नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 के हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं और इसका 2 पार्ट और बनेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तिथि और ये हम कुछ पढ़ रहे थे। तिथि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागरीय द्वीप। 1720 से 30 में पुर्तगालियों ने ब्राज़ील में कॉफ़ी का प्रचलन किया। 1727 में डच नाविक रोगोविन सामोआ द्वीपों और प्रशांत महासागरीय ईस्टर द्वीप में पहुंचे। 1722 1730 से 40 स्टोनो दास विद्रोह का नेतृत्व एक शिक्षित दास जेमी ने किया। 1739 1740 से 50 जुआन सेंटोस, जिसे अताहुआ अल्पा सेकंड भी कहते हैं, ने पेरू के मूल निवासी का नेतृत्व किया, किंतु उसका विद्रोह असफल रहा। 1742 फिर आता 1760 से 70 ब्रिटिश लोगों विरुद्ध ओटावा कबीले के चीफ पॉन्टियक ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। 1763 कैप्टन कुक की प्रशांत महासागरीय 3 यात्रा में प्रथम। 1767 से 71 फिर आता 1770 से 1780 अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। 1776 फिर 80 से 90 अमेरिका का संविधान बना। डॉलर का पहली बार अमेरिकी मुद्रा के रूप में प्रयोग। 1787 प्रथम ब्रिटिश अपराधियों का ऑस्ट्रेलिया के बोटानी बे भेजा गया। 1788 फिर 1810 में मैथ्यू फ्लिंडर्स ने परिक्रमा की और ऑस्ट्रेलिया नाम रखा, जिसका अर्थ दक्षिणी है। 1801 से 3 फिर आता है 1820 से 30 साइमन बोलीवर ने वेनेजुएला को स्वतंत्र दिलाया। 1821 फिर 1830 से 40 अमेरिका में ट्रेल ऑफ टीयर्स, आंसुओं की पगडंडी। इसमें हजारों पूर्वी क्षेत्र के अमेरिकी मूल निवासियों को जबरन पश्चिम की ओर खदेड़ा गया, जिसमें बहुतों ने मार्ग में ही दम तोड़ दिया। 1838 चार्ल्स डार्विन ने प्रशांत महासागर में गलपगोस द्वीपों 1831 यात्रा की, जिसके फलस्वरूप विकास के सिद्धांत को समझने में सहायता मिली। फिर 1840 से 50 सेनेका फॉल्स न्यूयॉर्क की बैठक में अमेरिकी महिलाओं के समान अधिकार का आह्वान किया। 1848 आ गया। ब्रिटिश और माओरीस ने न्यूजीलैंड में वेटंगी की संधि 1840 पर हस्ताक्षर की। इसके बाद माओरीस लोगों ने अनेक विद्रोह किए। 1884 से 44 से 88 1850 ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भाप की नियमित जलयान सेवा पहली बार शुरू की। 1856 फिर पढ़ते हैं उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत द्वीप समूह। 1860-70 अमेरिका में गृह युद्ध। 1861-65 संविधान के 13वें संशोधन द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध। ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया बंदियों को भेजने पर प्रतिबंध। 1867 1870-80 टेलीफोन रिकॉर्ड प्लेयर, बिजली के बल्ब का अन्वेषण। 80 से 90 कोका कोला की खोज। 1886 फिर 90 से 1900 न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। 1893 फिर 1910 से 1920 हेनरी फोर्ड ने कार उत्पादन प्रारंभ किया। 1913 अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली पनामा नहर खोली गई। 1914 पश्चिमी सेमोआ की 1/5 जनसंख्या इन्फ्लुएंजा से समाप्त हो गई। 1918 1920-30 अमेरिका की वॉल स्ट्रीट ऑफ एक्सचेंज में भारी गिरावट। 1929 इससे महामंदी का दौर शुरू हुआ। 1932 तक 1 करोड़ 20 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गए। न्यूजीलैंड सरकार के विरुद्ध सेमोआ में मोओ लोगों का विद्रोह। 1929 फिर 40 से 50 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। 1950 से 60 क्यूबा क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो 1958 सत्ता में आए। 60 से 70 संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। 1963 अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिनियम। 1964 में प्रजातीय प्राथमिकता पर प्रतिबंध लगाया। नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग की हत्या। 1968 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की भूमि पर उतरा। 1969 70 से 80 महिलाओं के आंदोलन का अमेरिकी कांग्रेस ने समान अवसर अधिकार पारित किया। टोंगा और फिजी ने ब्रिटेन की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की। 1970 पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गया। 80 से 90 न्यूजीलैंड को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। 1984 रेरोटोंगा की संधि ने दक्षिणी पैसिफिक और नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित किया। मूल निवासियों का विस्थापन। इस अध्याय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के कुछ पहलू पेश किए गए हैं। विषय 8 में हमने दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली औपनिवेशिकीकरण के इतिहास की झांकी देखी थी। 18वीं सदी से दक्षिण अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आया प्रवासी बसने लगे। इस प्रक्रिया ने वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को
दूसरे इलाके में जाने पर मजबूर किया। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी उपनिवेश कहा जाता था। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बासिंदे यूरोपीय मातृ देश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आ बसे। आज से यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या कम रह गई है। वे शहरों में मुश्किल से ही नजर आते हैं और लोग भूल गए हैं कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था और यह भी कई नदियों, शहरों इत्यादि के नाम देसी नामों से बने हैं। मसलन संयुक्त राज्य अमेरिका, ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल व कनाडा में सस्काचेतन, ऑस्ट्रेलिया में वोलानगोंग और परामता। यूरोपीय साम्राज्यवाद। स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य देखिए विस्तार का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। जब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। आयरलैंड भी कमोबेश इंग्लैंड का उपनिवेश ही था क्योंकि वहाँ बसे ज़्यादातर भूस्वामी अंग्रेजी थे। 18वीं सदी से यह बहुत साफ साफ दिखने लगा कि यद्यपि मुनाफे की संभावना ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थी। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाके का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामी से कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई, बड़े बड़े बागान स्थापित किए। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर शेष पूर्वी अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे। 19वीं सदी के आखिरी दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के बीच रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। सेटलर आबाद का शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी, कनाडा को छोड़कर, जहाँ फ्रांसीसी भी एक राजभाषा है। नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम। अमेरिका, पहली बार अमेरिको वेस्पुसी 1451 से 1512 का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद प्रयुक्त। कनाडा, कर्नाटा से निकला शब्द 1535 में खोजी ना जाक कार्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक इरोक्यूअस की भाषा में कर्नाटा का मतलब था गांव। ऑस्ट्रेलिया, महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम। लातिनी में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं। न्यूजीलैंड, हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया नाम, जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा था। डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुव वर्ष से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि में थोड़ा सिएरा नेवाडा पर्वत है। पूर्व में ग्रेट विस्तृत मैदानी इलाके, ग्रेट विस्तृत झीलें, मिसिसिपी और ओहियो और अपलाचिया पर्वतों की घाटियाँ हैं। दक्षिणी दिशा में मैक्सिको और कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस या खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग वहाँ का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के आप्रवासियों के हाथों में हुआ, लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे। मूल निवासी। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे दक्षिण की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक 11,000 साल पुरानी है। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई तब आबादी बढ़नी शुरू हुई।
ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते थे। यह 17वीं सदी से आसान हो गया। जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी, वे घोड़े स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते जितने की उन्हें भोजन की जरूरत होती थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश नहीं की और चूंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय दक्षिणी अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। इलाके को लेकर कबीलों के बीच झगड़े की कुछ मिसालें मिलती हैं, पर कुल मिलाकर जमीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था। वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय संतुष्ट थे। उनकी परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। चीजें उन्हें खरीदने के बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपने उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। वे कुशल कारीगर थे, खूबसूरत कपड़े बुनते थे, वे धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु विभिन्न भूदर्शकों को वे उसी तरह समझ सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीजें पढ़ते हैं। रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाने वाली वेमपुट बेल्ट किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच इसका आदान प्रदान होता था। यूरोपियनों से मुकाबला। नई दुनिया के मूल बासिंदों के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त पद एबोरिजिन, नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लैटिन में एब का मतलब है से और ओरिजिन का शुरुआत। एबोरिजिन एक विशेषण जिसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल करने की गलती अक्सर की जाती है। अमेरिकन इंडियन, अमरियंडियन, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा कैरिबियन के मूल निवासी। फर्स्ट नेशन पीपल, मूल निवासियों के संगठित समूह जिन्हें कनाडाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। 1876 के इंडियंस एक्ट में बैंड्स पद का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1980 के दशक से नेशन शब्द प्रयुक्त होने लगा। इंडिजीनियस पीपल, ऐसे लोग जो किसी जगह में हमेशा में से रहते आए हैं। नेटिव अमेरिकन, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देसी लोग, यह पद अब बहुप्रचलित हैं। रेड इंडियन, गेवों वर्ण के लोग जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था। विस्कॉन्सिन ने विनेबागो कबीले की महिला 1860 के दशक में। इस कबीले के लोग नेब्रास्का स्थानांतरित कर दिए गए। मूल निवासियों के नाम ऐसी चीजों को दिए गए जिनका इन कबीले से कोई संबंध नहीं था। डकोटा, हवाई जहाज, चिरोकी, जीप, पोंटिया, कार, मोहाक, बाल कटाई। 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट तक पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वहां के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहां की सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे। ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिसमें उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिले। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। इसका मकसद था ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में ही बनते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं थे। स्थानीय उत्पादों के बदले ये यूरोपीय लोग वहाँ के बासिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन, जिसे वे कभी कभी अपने मिट्टी के पात्रों की जगह इस्तेमाल करते थे, बंदूकें जो जानवरों को मारने तीर धनुष को अच्छी पूरक साबित हुई, शराब देते थे। वहाँ के बासिंदों का पहले शराब से परिचय नहीं था, वे जल्दी ही इसकी आदत के शिकार हो गए, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाया। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण की। क्यूबेक अमेरिकी उपनिवेश। 1493 में जो केबोट
न्यूफाउंडलैंड पहुंचा। 1507 अमेरिगो डे वेस्पुकी की ट्रेवल प्रकाशित हुई। 1534 जैक कार्टर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे किनारे यात्रा और मूल बासिंदों से मिला। 1608 फ्रांसीसी ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की। 1607 ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की। 1620 ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ मैसाचुसेट्स में की खोज की। पारस्परिक धारणाएं। 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोपीय लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। फ्रांसीसी दर्शनशास्त्री जॉन जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे, क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। इसके लिए एक प्रचलित पद था उदात्त उत्तम जंगली, द नोबल सेवेग। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में मिलता है। वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिका मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं, जहाँ कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने का या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम हैं। जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल माल थे, जिसे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। मूल निवासी इसे समझ नहीं सकते थे। उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी बोध नहीं था। उनके लिए तो यह सब पहेली की तरह था कि यूरोपीय व्यापारी उनकी चीज़ों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और कभी बहुत कम। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों ऊदबिलाओं को हलाल किया था और मूल बासिंदे इससे काफ़ी विचलित थे। उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे। शुरुआत में आए यूरोपीय लोग जो कि व्यापारी थे के पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आए। 17वीं सदी में यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाईयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटवाद को राज धर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथोलिक उनमें से बहुतों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए। जब तक वहाँ खाली जमीनें थी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे और अंदर मूल निवासी गांवों की ओर बढ़े। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। मूल निवासी यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते थे तो उनकी निगाह में अलग अलग चीज़ें आती थी। मूल निवासी ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। मूल निवासी जो अपनी ज़रूरतों के लिए फसलें उगाते थे, न कि बिक्री और मुनाफे के लिए, और जो ज़मीन का मालिक बनने को गलत मानते थे, इस बात को नहीं समझ सकते थे। यही चीज़ उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1700 क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता। 1763 क्यूबेक पर ब्रिटिशों की विजय। 1774 क्यूबेक एक्ट। 1791 कनाडा संविधान एक्ट। 1781 ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 1783 ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिम सौंपा। ये मैप है। जो ये कलर है गहरा ब्राउन, संयुक्त राज्य अमेरिका 1783। ग्रीन है ल्यूसिलिया 1803 फ्रांस से खरीदा गया। फिर ग्रीन है हल्का 1828 ग्रेट ब्रिटेन द्वारा ली गई। फिर ये हल्का पिंक 1819 स्पेन से खरीदी गई। फिर ये ग्रीन है 1845 हड़पी गई। फिर ब्राउन 1846 ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दी गई। फिर ये ब्लू है 1847 मैक्सिको द्वारा दी गई। ब्राउन है गर्स रेड द्वारा 1893 में खरीदी गई। ये देख सकते हो आप।
जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हुए 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए, वह अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके में काफ़ी इजाफा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की। उन्होंने दक्षिण में फ्रांस, लुइसियाना परचेज और रूस, अलास्का से ज़मीन खरीदी। साथ ही उसने युद्ध में भी ज़मीन जीती। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मैक्सिको से ही जीता गया। किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बासिंदों की भी रजामंदी ली जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद फ्रंटियर खिसकती रहती थी और जैसे जैसे यह खिसकती जाती, मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य किए जाते थे। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1880 फ्रांस से लुइसियाना की खरीद। 1825 से 58 संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्रों में पहुंचे गए। 1837 फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह। 1840 से उत्तर निम्नतर कनाडा कैनेडियन यूनियन। 1832 जस्टिन मार्शल का फैसला। 1849 अमेरिकी गोल्ड रश। 1869 कनाडा गोल्ड रश। 1865 अमेरिकी गृह युद्ध। 1867 कनाडा महासंघ। 1865 से 90 अमेरिकी इंडियन युद्ध। 1869-85 कनाडा में मेटिसों द्वारा रेड रिवर विद्रोह। 1870 पार महाद्वीपीय रेलवे। 1876 कनाडा इंडियंस एक्ट। 1890 अमेरिका में जंगली भैंसे का प्राय उन्मूलन। 1885 पार महाद्वीपीय रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों का जुड़ाव। 1892 अमेरिकी फ्रंटियर का अंत। दोस्तों, आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको अगले पार्ट में जल्दी कंप्लीट कर देंगे। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।